बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट, साथ ही साथ बड़े व्यू को सुनने के लिए, श्री गौतम दुबकर जी के व्यूज को सुनने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। और मोतीलाल ओसवाल ने भारतीय बाजारों पर एक बहुत ही खास रिपोर्ट पेश की है और ये रिपोर्ट जो है ये आपकी स्क्रीन पर आएगी। अगर थोड़े से और पॉइंटर्स इसके स्क्रीन पर अगर आ जाएं तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बता देता हूं। लेकिन ये एक बहुत ही खास रिपोर्ट है जो मोतीलाल ओसवाल ने इस समय प्रेजेंट की है। और एक बार ज़रा उसका पहले वो लेकर आते हैं, जो एक कवर पेज था वो लेकर आते हैं हम इस समय। और ओके, कवर पेज देखिए इस समय ये मोतीलाल ओसवाल का, ये इंडिया स्ट्रैटेजी इस समय, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ईजिंग इन्फ्लेशन, एबंडेंट लिक्विडिटी। और गौतम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लगान वाला थीम निकाला आपने बेसिकली कि सब बारिश की वेट कर रहे थे। yes. और अब बारिश आ गई तो बहुत कुछ पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछले 3 हफ्ते में जितना भी डेफिसिट था मॉनसून का काफी हद तक निकल चुका है। इनफैक्ट अभी हम सरप्लस पे आ गए हैं। और मार्केट में भी आपने देखा है काफी बारिश हुई है पैसों की। FII फ्लोज पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 11-12 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आपने देखा है, जो कि अक्टूबर 21 से फरवरी 23 में 17 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो था। डोमेस्टिक फ्लो तो अच्छे थे ही। जब FII का 17 बिलियन निकला, डोमेस्टिक इनफ्लो 51 बिलियन डॉलर था। तो 3 गुना ज्यादा पैसा आया जितना गया उसके। एंड नाउ आपका FIIs का भी पैसा आना चालू हो गया। साथ ही में इंडिया बहुत मैक्रो और माइक्रो पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो दोनों सिलेंडर फायर कर रहे हैं। आपका GDP ग्रोथ 7.2 था, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, रेट हाइक स्पीक हो गए हैं, क्रूड कंट्रोल में है, करेंसी स्टेबल है और ट्विन डेफिसिट्स भी काफी, एक्सटर्नल बैलेंस आपका बहुत कंफर्टेबल है अभी। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी आ चुके हैं। FY 20 से 23 में आपका टोटल अर्निंग्स 80% बढ़ा है, 83%, विच इज ऑलमोस्ट 23% का CAGR है। और अगले साल के लिए भी हमारा जो एस्टिमेट है वो 20% का है कमोडिटी। यस, FY 24 पे अगर आप कमोडिटीज हटा के देखते हैं तो 16% है, जो कि फिर भी बहुत हेल्दी है। तो मैक्रो माइक्रो दोनों ठीक है। बिल्कुल, मैक्रो माइक्रो दोनों ठीक है। इनफैक्ट एक बार वो ग्राफिक्स लेकर आते हैं जो हम कह रहे हैं मौसम खुशहाली का, उसमें महंगाई में कमी, जैसा कि गौतम ने सबसे पहले बोला, पर्याप्त लिक्विडिटी। अब ये पहली उसकी जो प्लेट है वो लेकर आई है, वैल्यूएशंस, ये महंगाई में कमी, पर्याप्त लिक्विडिटी, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं इस समय मार्केट के, और जो नतीजे हैं वो दमदार होंगे। तो एक बार जरा बात करते हैं, जो आपने बोला कि नतीजे बहुत अच्छे होंगे इस क्वार्टर के, आप कह रहे हैं इस बेस के ऊपर 25%, कितना बोला आपने? फुल ईयर 20%, ये क्वार्टर में निफ्टी का 25%, इस क्वार्टर में 25%। yes. और फुल ईयर में 20%। तो इसका मतलब अभी आपका नंबर कितना है? 900 रुपए कितना है? 965 रुपया। 965। तो अगले साल का FY 24 का बोल रहे हैं कि 900? यस। तो उसके हिसाब से निफ्टी अब 18-19 टाइम के रेंज में। तो आपको लग रहा है कि ये 21-22 तक जा सकता है, हम जो एनेक्डोटल हमारा पीक रहा है? अनुज, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बिकॉज सबसे बड़ा चीज जो चेंज होगा अगला 6 महीना में, आपका इन्वेस्टर का कॉन्वर्सेशन 2 चीजों की तरफ बढ़ेगा। एक तो ग्लोबल रेट्स में भी ईजिंग होने के चांसेस है 2024 में, और दूसरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से 2024 में एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। अगर इलेक्शंस मार्केट के अनुमान के हिसाब से आते हैं और अर्निंग साथ देता है आपका, मैक्रो चूंकि ऐसे ही अच्छा है और फ्लोज आपके फेवर में है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनफैक्ट अक्टूबर 2021 में जब निफ्टी 18,400 था, निफ्टी का पी उस समय 21 था। आज जबकि निफ्टी 19,300-400 पे, हमारा पी 19 है। सो वाइल मार्केट न्यू हाई पे आ गया है, बट वैल्यूएशन न्यू हाई पे नहीं है। जो 18 महीने का कंसोलिडेशन था, इनफैक्ट काफी सारे लोग यूफोरिया का बात कर रहे हैं, बिकॉज पिछला 3 महीना में स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 20% चला है। बट आप 6 साल 5 साल का CAGR देखते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स केवल 7% का CAGR दिया है, और मिड कैप इंडेक्स भी 11-12% का कंपाउंडिंग दिया है। तो मुझे नहीं लगता ये यूफोरिया वाला सिचुएशन है। कुछ पॉकेट्स में, कुछ सेगमेंट्स ऑफ मार्केट में जरूर बहुत ज्यादा अपबिट सेंटिमेंट है, और वहां पे करेक्शन हो भी सकता है, बिकॉज नॉन स्टॉप स्टॉक्स चले हैं। ओके, तो अब एक काम करते हैं, बात करते हैं कुछ तेजी के चीयर लीडर्स की, जो गौतम के हिसाब से लीड करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फाइनेंस, ऑटो, कंज्यूमर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो इस रैली में पहले ये चीयर लीडर्स रहे, दूसरा जो पिछली बार की हमारी बुल मार्केट थी उसमें यही हमारे चीयर लीडर्स थे, और एक जो हमारी डेमोग्राफी है उसमें
यही है ना, जो ऑटो कंज्यूमर चले और जो उसको फाइनेंस कर रहा है वो चले। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ये यहाँ से भी चलेंगे स्टॉक? मुझे जरूर ऐसा लगता है अनुज, क्योंकि कंजम्पशन 2 साल से ठंडा था। हमने इसका वेट अप्रैल में बढ़ा के इसको ओवरवेट किया था। अभी हमने जुलाई में वो ओवरवेट को और भी बढ़ा दिया है। सो जो वेट हमारा 14% जनवरी में होता था, वो हमने 16% अप्रैल में किया और अभी उसको 19% मॉडल पोर्टफोलियो में सिर्फ कंजम्पशन रखा है। कमोडिटी कॉस्ट आपके फेवर में है, डिमांड यहाँ से बॉटम आउट हो रहा है, और चूंकि बारिश मानसून ठीक ठाक हुआ है, विद अ लैग ऑफ 2-3 महीना आपका डिमांड सेंटिमेंट्स भी ठीक हो गया और आपको वो कॉर्पोरेट कमेंट्री में ये क्वार्टर में सुनने मिलेगा। ऑटो 5 साल के डाउनटर्न के बाद चलना चालू हुआ है। बिल्कुल। FY 18 to 23 प्रॉफिट कहीं नहीं गया है, और हमें लगता है कि 23 to 25 ऑटो निफ्टी में जो ऑटो कंपनीज है उनको सबको अगर आप मिला के देखते हैं तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2x होने के चांसेस है। सो जो 31,000 करोड़ का प्रॉफिट FY 18 में था वो गिर के 29,000 हो गया FY 23 में, और हमें लगता है कि अगले 2 साल में यहाँ से डबल हो सकता है। और जो उसका मेन इम्पैक्ट आएगा कमोडिटी प्राइसेस कम होने की वजह से। कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही है, डिमांड आपकी काफी स्ट्रांग है, सप्लाई सिचुएशन जो 2020-22 में खराब था वो भी इंप्रूव हो गया है। तो हमको लगता है ऑटो एक काफी बड़ा डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर बन सकता है यहां से भी, इसलिए हमने ऑटो में भी वेट बढ़ाया। और तीसरा लास्ट फाइनेंशियल्स, वहां सब जन ओवरवेट है बैंक्स में। हमारा जो ओवरवेट है वो स्लाइटली डिफरेंट है। हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट उसमें PSU बैंक है पिछले 1.5 साल से। हमने 6% एलोकेशन रखा था, उसको बढ़ा के अभी 7 कर दिया है। नहीं, वैल्यूएशंस अभी भी फेवरेबल है। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने लास्ट अप्रैल में बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड किया था 86 रुपीज पे मॉडल पोर्टफोलियो में 2% वेट के साथ। अभी 200 रुपए। अभी 200 पे हमने उसका वेट बढ़ा के 203% किया है। भाव 200 हो गया है, लेकिन प्राइस टू बुक अभी भी सब 1 टाइम है। और अगला साल भी हमको अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग लगता है। ROE 16-17% लगता है PSU बैंक में, कुछ PSU बैंक्स में। तीसरा NBFC है, जहां सेंटिमेंट्स बहुत जोर से चेंज हुए। अप्रैल में जैसे ही पहला RBI का पॉज आया मॉनेटरी पॉलिसी में, एकदम से रैली बहुत बड़ी आई थी। हाँ, तो जैसे अगेन हमने महिंद्रा फाइनेंशियल अप्रैल में ही ऐड किया था मॉडल पोर्टफोलियो में 235 के भाव पे। अभी हमने 340 पे उसका वेट बढ़ा के 3% किया है। हमने अभी 3 दिन पहले व्हीकल फाइनेंस पे एक बड़ा थीमेटिक रिपोर्ट निकाला है, जिसमें हमारे एनालिस्ट ने तीनों व्हीकल फाइनेंस कंपनीज के नंबर्स अपग्रेड किए हैं, डिसबर्समेंट, AUM एंड अर्निंग्स। तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट फेवर में है, जो NBFC पैक चला नहीं था वो अब चलना चालू हुआ है। तो ये 3 सेक्टर हमें लगता है अर्निंग्स भी आगे खींचेंगे और शायद से इनका परफॉर्मेंस भी अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, एक बार वो ऑटो पे वापस आते हैं। एक बार जरा मुझे स्क्रीन पर अगर चार्ट दिखाएं एक बार जरा। फॉर एग्जांपल एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3 महीने का चार्ट लेकर आते हैं हम, या फिर TVS मोटर का 3 महीने का चार्ट लेकर आते हैं एक बार स्क्रीन पर। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये 3 साल तक इन कंपनियों ने कुछ नहीं किया और अब काफी बड़े मूव्स आ रहे हैं। लेकिन देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3 महीने का मूव, गौतम 32% का मूव 3 महीने में आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। एक बार TVS मोटर या अशोक लेलैंड का भी इसी तरीके का अगर आप चार्ट देखें, TVS मोटर में 3 महीने 20% और उससे पहले से भी काफी तेजी यहाँ पर रही है। अशोक लेलैंड भी 3 महीने में करीब 20% भागा है। तो कितना ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और कितना अभी बाकी है? सो अनुज, सिक्लिकल सेक्टर का एक जो नुआंस ये होता है कि जब अर्निंग्स चेंज होते हैं, देखिए 5 साल स्टॉक्स कहीं नहीं गए, बिल्कुल, अभी केवल 1 साल का अपटर्न आया है। हाँ। और ऐसे कई सेक्टर है, मुझे तो लगता है एक कोऑर्डिनेटेड अपसाइकिल चल रहा है। हाँ। आप रियल एस्टेट ले लीजिए, होटल्स ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, कैपिटल गुड्स ले लीजिए। हालांकि चारों का कनेक्शन नहीं है, बट चारों सेक्टर का अपसाइकिल एक साथ चालू हुआ है। ऑटो अभी आपने केवल 1 साल के नंबर्स ठीक होते हुए देखे हैं, ठीक है। महिंद्रा आपका पॉइंट सही है कि पिछले 3 मंथ्स में स्टॉक इज अप 34%, बट वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी फेवरेबल है, right? Because we are talking about earnings going from 7,000 crore to 12,000 crores in 2 years. TVS आपने दूसरा एक नाम कहा, जहां पे वैल्यूएशन काफी रीरेट हुए, थोड़ा बहुत इसमें कुछ इंडेक्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एंगल भी चला था बीच में। बट अब देखिए TVS मोटर एक अकेला कंपनी है पूरे ऑटो सेक्टर में, जिसका पिछले 5 साल का डबल डिजिट अर्निंग CAGR है। 17% का अर्निंग CAGR है TVS मोटर का। ये स्टॉक 5 साल पहले 600-700 रुपया होता था, वो अभी 1350-1400 के रेंज में है। तो अर्निंग्स भी डबल से ज्यादा हुआ है पिछले 5 साल में ये स्टॉक का। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स है ऑटो सेक्टर में जहां पे अर्निंग्स रिवाइवल आपको दिख रहा है। टाटा मोटर्स है, जिसने पिछले कई 4 साल से करीबन मेरे ख्याल से लॉस बना रहा है, वहां पे आपने प्रॉफिट देखा लास्ट क्वार्टर में, और ये क्वार्टर में भी प्रॉफिट की उम्मीद है। और साथ में बाकी JLR के नंबर्स ठीक हुए तो आपने देखा अपमूव आया है। तो ओनली स्टॉक विच इज स्टिल अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई इज आई थिंक मारुति का लास्ट हाई मुझे लगता है जनवरी 2018 में 10,000 था, करीबन वहां पहुंचा है, बट अभी तक वहां क्रॉस नहीं किया है।
सो एंटायर ऑटो सेक्टर इज लुकिंग क्वाइट गुड टू मी। दो स्टॉक्स और आपने ऐड किए आपने, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की तो आपने बात कर ली मॉडल पोर्टफोलियो में, इसमें आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट आपने ऐड किया है और जोमेटो आपने ऐड किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये 3 स्टॉक्स जो आपने आपके मॉडल पोर्टफोलियो में है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बात कर ली, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट आपने ऐड किया और जोमेटो आपने ऐड किया। बाकी के भी स्टॉक्स दिख रहे हैं, टाइम मिलेगा तो उन पर भी आऊंगा, लेकिन जोमेटो में अब इस समय क्या थीसिस है? सो हम वी आर वन ऑफ द हाउस विच इज कवर्ड द स्टॉक द लेटेस्ट, हमने इसका कवरेज अप्रैल 2023 में किया है। जब ये लिस्टिंग 2021 में हुआ था, हमने इसका कवरेज नहीं किया था। बहुत हमें उस समय यूफोरिया दिख रहा था स्टॉक्स में भी, वैल्यूएशन में भी। हमने इसका कवरेज रिपोर्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 16 अप्रैल को निकाला है 54 रुपए के भाव पे, और 20 अप्रैल को हमने पेटीएम पे भी निकाला। केवल ये 2 न्यू एज स्टॉक अभी तक हम कवर कर रहे हैं। हमने अभी जो मॉडल पोर्टफोलियो में 2 चेंजेस किए कंजम्पशन में, जहां वेट बढ़ाया है 16 का 19% जो किया है। एक, हमने ब्रिटानिया को रिप्लेस किया है डीमार्ट से। ब्रिटानिया जब हमने ऐड किया था जनवरी में लीवर को निकाल के, वहां से ब्रिटानिया 20% ऊपर है और अब पी 56 टाइम हो गया है। हमें लगता है कि नियर टर्म अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है वहां पे, और काफी सारा मार्जिन का जो अपस्विंग आने वाला है वो प्राइस में है। डीमार्ट हमने 3 हफ्ता पहले हमारा रेटिंग चेंज किया है, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो पिछला 3 साल में हायर स्क्वायर फीट वाला जो स्टोर्स ऐड हुए हैं, उसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा। अगला 2 साल में हमें लगता है 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन वहां पे है। और जहां तक जोमेटो की बात है, every sequential quarter, I think we would see a better operating profitability there. It will still not report profit at the PAT level, but मुझे लगता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसके ट्रेंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते जाएंगे। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं मार्केट शेयर चेंज हुआ है उसका। इन्होंने थोड़ा सा मार्केट शेयर, अभी जो डिस्क्लोजर आया था स्विगी का, इसमें किसी इन्वेस्टर का थोड़ा सा मार्केट शेयर भी गेन किया है। तो ये 2 स्टॉक्स हमने ऐड किया। इसके अलावा हमारे पास टाइटन, इंडियन होटल, आईटीसी, गोदरेज, मेट्रो, ये सब भी मॉडल पोर्टफोलियो में है। तो कंजम्पशन में काफी बुलिश है हम, उसका वेट हमारे पोर्टफोलियो में भी लगभग 20% हो गया है। पिरामल में क्यों बुलिश हैं आप? क्योंकि पिरामल ने बहुत अंडर परफॉर्म किया, पूरी एनबीएफसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया पिरामल ने। तो हमें लगता है कि वहां पे अब चीजें बदल रही है। राइट, इंक्रीमेंटली जो उनका पूरा एयूएम है वो रिटेल के तरफ जा रहा है, प्लस वैल्यूएशंस फेवर में है। और अगर एनबीएफसी का टाइम है तो हमें लगता है सारे स्टॉक्स इसमें चलेंगे। जैसे हमने पहले पूना वाला फिनकॉप ऐड किया था 6 महीना पहले 260 रुपए के दाम पे, अभी वो 40-50% चल गया है 6 महीने में, तो उसके वैल्यूएशंस काफी री-रेट हो चुके हैं। तो उसको हमने पिरामल से रिप्लेस किया है। वहां हमको लगता है कि अगला 1-2 क्वार्टर में आपको एयूएम ओवरऑल जो एयूएम मिक्स है वो बेहतर हो सकता है, और वहां पे वैल्यूएशन में अभी भी अपसाइड है। ओके, अच्छा, ये तो बात होगी सारे आपके मॉडल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं जहां पर आप बुलिश हैं। 2 सेक्टर जहां पर आप बेरिश हैं। पहले सबसे बड़े सेक्टर की बात करते हैं, उसमें आईटी को लेकर आपको लग रहा है कि अभी भी बॉटम नहीं बना है, या फिर मतलब नंबर्स के हिसाब से भी बॉटम नहीं बना है? एक्चुअली हम आईटी में बेरिश नहीं है अनुज, हमारा अभी भी आईटी पे न्यूट्रल स्टांस है। okay. मुझे लगता है कि अगला 1-2 क्वार्टर में आपको काफी मौका मिलेगा आईटी सेक्टर में, बिकॉज यहाँ पे 2 चीजें चेंज हुई है बेटर। एक हुआ है आपका सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट, दूसरा हुआ एट्रिशन नीचे आया है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम FY 21-22 में इस सेक्टर के लिए था वो एट्रिशन और वेज हाइक्स का था, वो कंट्रोल में आया है। What is still not under clarity और there is no clarity is demand, क्योंकि पूरा जो डिमांड मिक्स है वो आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और वेंडर कंसोलिडेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ चला गया है, जो 2020-21 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ था। अभी कुछ दिनों में, अगले 1-2 वीक में आपको सुनने मिलेगा, काफी सारे आईटी कंपनीज रिपोर्ट करेंगे, वहां से थोड़ा क्लैरिटी आ सकता है। बट हमें लगता है कि इन्फोसिस अपना गाइडेंस थोड़ा सा नैरो डाउन करेगा टुवर्ड्स द डाउन साइड फ्रॉम 4-7 to 4-6%. Okay. So while we are positive on large cap IT, we don't see any catalyst in the near term. जबकि वैल्यूएशन इनके काफी इंप्रूव हो गए। CY 22 में NSE IT इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था, 27% डिक्लाइन हुआ था। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा टाइम अगर आप इस सेक्टर को और देते हैं तो इसमें काफी अच्छे मौके आएंगे आपको खरीदारी के। ओके, चलिए, ये बात हो गई आईटी की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर काफी बाइंग हुई है और काफी लोग मान रहे हैं कि शायद इस क्वार्टर में नंबर्स काफी शानदार आएंगे। एक्चुअली इस क्वार्टर के नंबर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के वजह से डिस्टॉर्ट भी हो रहे हैं। अगर मेरा कवरेज यूनिवर्स आप देखते हैं 233 कंपनी का जिसका हम एस्टिमेट बनाते हैं, हम 50% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट का, और अगर आप उसमें से 3 OMCs हटा देते हैं तो वो 50% ग्रोथ 12% हो जाता है। सिमिलरली निफ्टी में जो 25% हमने ग्रोथ बनाया है, उसमें अगर आप BPCL हटा के देखेंगे तो वो 11% अर्निंग्स ग्रोथ हो जाता है।
क्योंकि बेस क्वार्टर में तीनों एएमसीज ने मिला के 20,000 करोड़ का लॉस बनाया था, जो इस क्वार्टर में 40,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। बट हमेशा से देखने में आया है कि ओएमसीज एक ट्रेडिंग बेट्स रहे हैं। बिल्कुल, जब इनका प्राइस टू बुक नीचे आता है वहां पे एक ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। हिस्टोरिकली एज एन एनालिस्ट आई हैव नॉट फाउंड कंफर्ट इन दिस सेक्टर बिकॉज प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है इसमें, और प्लस गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, फिर पॉलिटिक्स भी आता है, इलेक्शंस भी आते हैं, तो हैप्पी टू मिस द अपसाइड। ओके, हैप्पी टू मिस द अपसाइड। रिलायंस पर क्या व्यू है इस समय आपका, आज का स्टॉक ऑफ द डे? रिलायंस हमको लगता है कि अगला 2-3 साल में काफी वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज और आने की उम्मीदें हैं। आपने रिटेल में ऑलरेडी कुछ एक्शन देखा 2 दिन पहले, फिर जियो का आपने कुछ डिटेल्स देखा जिसमें अलग अलग एस्टिमेट्स अगर आप देखते हैं तो 150 से 220 रुपए के बीच में पर शेयर वैल्यू बनता है। और हमें लगता है कि रिटेल में जो कोर रिटेल बिजनेस ही है रिलायंस रिटेल, वहां पे काफी अपसाइड आ सकता है मार्जिन में, बिकॉज अंडरलाइन डिमांड ठीक होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं अगले 1-2 क्वार्टर में। और जियो में आपने देखा है कि थोड़ा थोड़ा 1-2% से आपका आरपू सिक्वेंशली बढ़ता जा रहा है। उसमें सिर्फ एक ही कंसर्न है कि जो बैलेंस शीट एकदम लाइट हो गया था 1-1.5 साल पहले, वहां पे आपका डेट थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज कैपेक्स ज्यादा हो रहा है न्यू एनर्जी में या 5G का जो कैपेक्स है। बट इन जनरल आफ्टर द कंसोलिडेशन दैट वी हैव सीन इन द स्टॉक, अभी जो कैटलिस्ट उभर के आएंगे इसमें अगले 1-2 साल में, मुझे लगता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है रिलायंस का अभी भी। ओके, चलिए फिर काम करते हैं। फिर एक आखिरी सवाल, बिटवीन बैंक्स एंड आईटी आपका अभी भी कंफर्ट ज्यादा बैंक्स में है? यस, बिकॉज बैंक्स में अर्निंग्स का विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ एक नुआंस ऐड करूंगा उसमें, पिछले 5 साल में जो मैंने बताया कि ऑटो सेक्टर का प्रॉफिट कहीं नहीं गया, उसमें बैंक्स का प्रॉफिट 5 गुना हुआ है। सो वो बेस कैचअप होगा। हालांकि फुल ईयर अर्निंग्स अभी भी बहुत स्ट्रांग लगेंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर मॉडरेट होगा। ये क्वार्टर में हमने प्राइवेट बैंक्स का एस्टिमेट 32% ग्रोथ का बनाया है, जो 4th क्वार्टर तक 12% हो जाएगा। सिमिलरली पीएसयू बैंक्स में हमारा ये क्वार्टर का एस्टिमेट 96% ग्रोथ का इन अर्निंग्स, जो 4th क्वार्टर तक 8% हो जाएगा। बट ओवरऑल इट स्टिल सीम्स कि वैल्यूएशंस बैंक्स के अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है, लार्ज कैप बैंक्स, और अर्निंग्स का पिक्चर इज स्लाइटली बेटर देन आईटी। सो वहां पे हमारा थोड़ा सा बायस ज्यादा है। ओके, गौतम बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए फिर इस शो को यहीं समाप्त करेंगे और एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।